नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। विद्युत कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर 72 घंटे की शुरू की हड़ताल। जनता हुई परेशान, वहीं हेल्पलाइन नंबर हुए जारी। शहर के कई इलाकों सहित डीएम कार्यालय पर बिजली आपूर्ति रही ठप। कई सबस्टेशन निर्बाध रूप से चल रहे। विद्युत कर्मियों की हड़ताल को लेकर ऊर्जा मंत्री ने कहा, जनता हुई परेशान तो एस्मा के तहत होगी कार्रवाई। और जैतपुरा थाना अंतर्गत औसानगंज स्थित बिजली सामान कारोबारी के मकान में लगी भीषण आग। और अब खबरें विस्तार से। विद्युत कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर 72 घंटे की हड़ताल शुरू कर दी है, जिसके चलते जनता काफी परेशान है। वहीं इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। वाराणसी में इन दिनों ब्लैकआउट का खतरा मंडरा रहा है। शहर के कई इलाकों में बीते 24 घंटे से बिजली कटौती की समस्या से लोग हैरान और परेशान हैं। शहर में कई इलाकों में बीती रात घंटों बिजली गुल रही। शुक्रवार की सुबह भी ऐसे ही हालात दिखे। हालांकि बिजली कटौती की इस आफत के बीच प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी शंभू कुमार ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने का दावा भी किया है, लेकिन ये दावे सिर्फ कागजों तक ही सीमित दिखाई दे रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों हुए ऊर्जा मंत्री से समझौते को पूरा नहीं होने से नाराज बिजली कर्मचारी 36 घंटे के कार्य बहिष्कार के बाद गुरुवार रात 10 बजे से 72 घंटे के हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल शुरू होने के साथ ही बिजली कटौती की समस्या भी शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक कुटवा सबस्टेशन से फुलवरिया फीडर से भोर 4 बजे से सप्लाई बंद है। वहीं औसानगंज, दारानगर, मैदागिन, लोहराबीर चौक, 80, नरिया, पांडेपुर, महमूरगंज सहित कई क्षेत्रों में बिजली गुल है। कर्मचारी नेता इंजीनियर चंद्रशेखर चौरसिया ने बताया कि संविदा कर्मियों को रेगुलर करने के साथ खाली पड़े पदों पर भर्ती और भी कई मांगों को लेकर हमारा आंदोलन जारी है। जब तक ऊर्जा मंत्री इन मांगों को पूरा नहीं कर लेते, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। इस आंदोलन के बीच पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी शंभू कुमार ने बताया कि उपभोक्ताओं की परेशानी को देखते हुए इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 1912 और 1800 180 5025 पर बिजली कटौती की समस्या की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा कमांड सेंटर के फोन नंबर पर भी लोग अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बिजली कर्मचारियों के 72 घंटे के आंदोलन के बीच नाराज कर्मचारियों ने समझौता पूर्ति यज्ञ भी किया। इस यज्ञ के जरिए 3 महीने पहले ऊर्जा मंत्री और सीएम के दूत के रूप में मौजूद अवनीश अवस्थी के साथ हुए समझौता पत्र को लेकर उसे पूरा करने की ईश्वर से प्रार्थना की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में विद्युत कर्मचारी मौजूद रहे। आज किस तरह का जो है यज्ञ हवन होता है? आपको पता होगा 16 तारीख की रात की यानी रात्रि 10 बजे से हमारे हड़ताल की नोटिस थी। क्योंकि प्रबंधन द्वारा जब इस पर हमारी समझौते के बिंदुओं पर कोई सार्थक कार्रवाई नहीं की गई, तो बाध्य होकर हमारा जो नोटिस था उसके तहत हम लोग 16 तारीख को रात्रि 10 बजे से हड़ताल पर आ गए हैं। इसी के तहत आज हम लोगों ने एक इस मंदिर प्रांगण के पास एक यज्ञ रखा है, जिसका नाम है समझौता पूर्ति यज्ञ। क्योंकि हम लोग इतने दिनों से अनुरोध विरोध कर रहे थे, कोई सुनवाई नहीं हुई, तो हम लोगों ने सोचा लाओ एक समझौता पूर्ति यज्ञ करते हैं, ताकि इसी तरीके से हो सकता है कहीं बुद्धि आ जाए, सद्बुद्धि आ जाए और इस समझौते का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाए। बस उसी के तहत हम सब ने आज यहाँ पे समझौता पूर्ति यज्ञ रखा है। और बाकी हमारा जो हड़ताल है वो जारी है। 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल है। यदि किसी भी कर्मचारी का उत्पीड़न होता है तो तत्काल प्रभाव से हम लोग जेल भरो आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ जो देखने में आ रहा है, कल जो है काफ़ी लोग झुलस गए, किसी को करंट लगा, जो जिनको चढ़ाया गया जबरदस्ती,
जी तो उसके संबंध में कौन जिम्मेदार होगा? जी सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये विद्युत कर्मी जो कार्य करते हैं, ये बहुत खतरे का कार्य होता है। वो अपनी जान को जोखिम में डालकर कार्य करते हैं और ये तकनीकी कार्य है, टेक्निकल वर्क है, तो किसी को इस कार्य को ज़बरदस्ती नहीं कराया जा सकता है। और जिन लोगों ने भी ये प्रयास किया, ये कुचेष्टा किया, जानबूझकर उसे जो है मौत के मुंह में ढकेलने का कार्य किया, ये गलत है। और मैं पुनः एक बार अनुरोध करूंगा कि ये नियमित तरीके का कार्य है, टेक्निकल वर्क है। इन कर्मचारियों और जो है ये विद्युत कर्मी हैं, इनको जल्दी से जल्दी इनकी मांगों पर विचार कर यथावत जो है ये आदेश जारी किए जाएं, और जिससे कि ये पुनः अपने रास्ते पर लौटकर और उन्हें विद्युत व्यवधान है उन्हें तत्काल प्रभाव से दूर कर सकें, ताकि आम जनमानस को कोई दिक्कत ना हो। यदि जबरदस्ती या किसी प्रकार से किसी अन्य कार्मिक से या बाहरी लोगों से अगर कार्य कराया जाएगा तो ये दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। इसका जिम्मेदार कौन है? अब वहाँ मौके पर जो भी जिसने भी इस कार्य को जो है या जबरदस्ती कराने की कोशिश किया, उसमें वो जिम्मेदार है इसके लिए। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तब अगला कदम क्या है? हमारा 72 घंटे का हड़ताल, सांकेतिक हड़ताल है। इसके बाद भी अगर सरकार इस पर नहीं चेतती है तो पुनः केंद्रीय संघर्ष समिति का जो निर्देश होगा हम उसका पालन करेंगे। हम अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करेंगे। ये हमारे मांगों को लेके, जिसमें कि हम लोगों ने 24 घंटे का कार्य बहिष्कार भी किया था, लेकिन सरकार उसके लिए भी नहीं कुछ समझौता किया और नई मांगे की। जो हमारी 3 दिसंबर को समझौते हुए थे उसका पालन करने के लिए हम ये आज हड़ताल पे उतरे हैं, कल रात 10 बजे से। ये हमारा यज्ञ चल रहा है कि शायद सरकार को कुछ सद्बुद्धि आए, उनके कुछ विचारों में आए, जिससे कि वो कर्मचारियों का जो उत्पीड़न हो रहा है और कर्मचारियों को जो मांगे हैं उसको पूरी हो सके और वो पूरी हो पाए। तो मुकदमे की बात कर रहा है कि मुकदमा लिखा जाएगा। मुकदमा लिखा जाए चाहे कुछ हो, लेकिन हमारी जो हड़तालें हैं और हमारी जो मांगे हैं जब तक वो पूरी नहीं होंगी, हमारा ये हड़ताल ऐसे ही 72 घंटे का है, वो चलता रहेगा। उसके लिए चाहे प्रशासन कुछ भी कर ले, चाहे कोई भी कार्रवाई कर ले, हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। शहर के कई इलाकों सहित डीएम कार्यालय में भी बिजली आपूर्ति ठप रही। वहीं कई सबस्टेशन निर्बाध रूप से चल रहे हैं। वाराणसी में बिजली कर्मियों की हड़ताल के चलते शहर के कई इलाकों में बिजली गुल है। ऐसे में जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में भी विद्युत आपूर्ति ठप रही। ऐसे में कार्यालय में कार्य पूरी तरह से बाधित रहा। आम जनता को कार्यालय से लौटना पड़ रहा है। बिजली कटौती की वजह से पानी के लिए भी लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। वहीं कई सबस्टेशन निर्बाध रूप से चल रहे हैं। करौंदी पावर हाउस से प्रियांशु सिंह, जो संविदा कर्मचारी हैं, ने बताया कि यहाँ के जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उन्होंने स्वयं ही मोर्चा संभाल रखा है। उनका कहना है कि सबसे पहले यहाँ की जनता है, जिनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसको ध्यान में रखकर हम लोग इस तरह के हड़ताल से अलग हैं और हमारे संगठन ने अभी इस तरह की गतिविधियों से दूर रहने का आदेश हमारे अध्यक्ष आर.एस. राय ने दिया है। यहाँ पे कर्मचारी, संविदा कर्मचारी के रूप में करौदी पावर हाउस पे काम कर रहे हैं। आज पूरे पूर्वांचल में देखा जा रहा है कि लोग धरना प्रदर्शन और तरह तरह के आंदोलन कर रहे हैं। जी, तरह तरह कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन इतनी टाइट है और ऊपर से हमारे संगठन आर.एस. राय अभी वो है कि थोड़ा भाई कल किया जाए अपने मतलब पूरा देखते हुए, क्योंकि शासन जो बात हुई है उस पर चर्चाएँ हुई है, उस पर सहमति बनी है, तो ये हिसाब से राय साहब ने कहा है और नौकरी के लिए उन्होंने जो कहा है कि लगे रहिए, आप लोग के साथ हम हैं, तो हम लोग लगे हुए हैं। पूरा बिजली विभाग पूरे मतलब एरिया है सुदृढ़ बनाए हुए हैं और चल रही है अच्छे से पावर हाउस।
विद्युत कर्मियों की हड़ताल को लेकर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अगर जनता को परेशानी हुई तो एस्मा के तहत कार्रवाई होगी। विद्युत विभाग द्वारा अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही है। ऐसे में ऊर्जा मंत्री का कहना है कि यदि जनता को किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा तो बिजली व्यवस्था बाधित करने वालों पर एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 1 साल की सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि जो कर्मी कार्य पर आना चाहते हैं और उन्हें कोई नहीं आने देता है, बाधित करता है या किसी भी तरह की संपत्ति का नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है तो उनके खिलाफ एनएसए रासुका के तहत कार्रवाई होगी। अगर जनता को तकलीफ पड़ेगी और ऐसी परिस्थितियां आप खड़ी करेंगे तो एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के तहत, जिसको शॉर्ट में एस्मा बोलते हैं, उसके तहत कार्रवाई भी की जाएगी और उसके प्रावधानों के मुताबिक 1 वर्ष तक की सजा होने का भी उसमें प्रावधान है। जो कर्मचारी काम पे आना चाहते हैं, जो कर्मचारी काम करना चाहते हैं, जैसा मैंने कहा, बहुतायत कर्मचारी काम पे बने रहने का उन्होंने संकेत दिया है, उन्होंने संकल्प लिया है। ऐसे कर्मचारियों को अगर कोई व्यक्ति रोकता है, रोक टोक करता है, कोई उन्हें बाधित करता है काम करने में, या उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, कानून अपने हाथ में लेता है, ऐसे तत्वों, ऐसे लोगों के विरुद्ध, भले ही वो हमारे कर्मचारी ही क्यों न हो, भले ही कर्मचारी संगठनों के नेता क्यों न हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर हमारे किसी कर्मचारी को काम करने से रोका जाएगा या हमारी किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो उसके खिलाफ एनएसए या रासुका सहित तमाम कानूनी प्रावधानों के अनुसार हम निपटने को तैयार हैं और तब उससे बहुत सख्ती से हम निपटेंगे। हमने माननीय मुख्य सचिव ने, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार, माननीय मुख्य सचिव ने और राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने और हमारे अधिकारियों ने, यूपीपीसीएल के चेयरमैन, एमडी सहित सभी अधिकारियों ने, एसीएस सहित सभी अधिकारियों ने, पुलिस और जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर के साथ संयुक्त रूप से वीसी करके उन लोगों को अलर्ट भी कर दिया गया है। आज की अंतिम हम लोग आज वार्ता किए, आज भी हमने लगभग 2 घंटे वार्ता किया। उम्मीद थी कि बात बन जाएगी, बात नहीं बनती दिख रही है। तो उस दृष्टि से हम जिलाधिकारी और जिला प्रशासन को, पुलिस को पूरी तरह से हमने सतर्क किया हुआ है कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे उनका नेता हो, अगर कानून हाथ में लेता है या हमारी संपत्ति को नुकसान करता है या कुछ ऐसा करता है कि हमारी जो वैकल्पिक व्यवस्था है, कई जगह मैंने सुना है और पीछे की हड़तालों में भी सुना है कि कई जगह ये लोग कुछ ऐसा कर देते हैं कि नया अगर व्यक्ति उस पर काम करना भी चाहे तो उसको तकलीफ पड़ती है। ऐसे किसी भी प्रयास पर हम सख्ती से निपटेंगे, सख्ती से कानूनी कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं। जैतपुरा थाना अंतर्गत औसानगंज स्थित बिजली सामान कारोबारी के मकान में भीषण आग लग गई। जैतपुरा थाना अंतर्गत औसानगंज तिराहे के समीप बिजली सामान के कारोबारी बंधु विनय व राजन तिवारी के 2 मंजिला मकान में आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मकान के नीचे गोदाम जबकि ऊपरी हिस्से में परिवार रहता है। परिवार के लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। शाम को गोदाम से तेज लपट निकलने लगी। आग देख लोगों ने इसकी सूचना जैतपुरा पुलिस को दी। साथ ही सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग के कर्मी 5 दमकल गाड़ियों के साथ पहुंचे। जब तक आग बुझाने का काम शुरू होता आग धधक चुकी थी। इस बीच ऊपर के तल से जरूरी सामान लोग निकालने लगे। इतने में आग बढ़ने लगी। इसके बाद परिवार के लोग जैसे तैसे कूदकर सुरक्षित हुए। मकान के ऊपरी हिस्से में भी आग पहुंच गई। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। मौके पर जैतपुरा सहित कई थानों की पुलिस मौजूद रही। मुकेश जी, जो आपके पड़ोस में आग लगी है, कैसे लगी और कब से ये प्रक्रिया चली? ये लमसम 5:30-6 के बीच में ये आग लगी है। पहले तो महक आ रहा था, कैसा महक है, तो हम लोग लगा नॉर्मल कुछ बात है, एक दिन वो चलता रहता है, वायर निकालते रहते हैं थोड़ा थोड़ा। लेकिन आज पता नहीं चला, जब विकराल रूप हुआ था हम लोग देखा तो हमने, मोहल्ले वालों ने पानी से डाला भी लेकिन वो माना नहीं, विकराल रूप ले लिया। फायर ब्रिगेड पे भी आए। ये किसका मकान है और किस तरह का कार्य? ये भोला तिवारी का है मकान। ये है इनकी इलेक्ट्रिक की, इनकी पूरी काम होता है इनके यहाँ। इंडक्शन मैंने देखा था कि लमसम इंडक्शन था, 4-5 फीट ऊंची भी लदी हुई थी।
तार का काम होता है, वायर का सब काम होता है इनके यहाँ। तो क्या माना जा सकता है कि कैसे आग लगी है? ये तो हमको लगता है कि किसी या शॉर्ट सर्किट से लगा हो, चाहे जैसे लगा, ये तो हम तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन विकराल रूप लग गई। और आपको मैंने अपने जीवन में ऐसा विकराल रूप मैंने पहले देखा। अच्छा, किसी मतलब जान माने का किस तरह का कोई हानि? नहीं, इस मकान में 2 रास्ते, एक आगे से एक पीछे से है। सब लोग भगवान देवा से सब लोग पीछे से रास्ते से लोग निकल गए, सब लोग अच्छा, अनुमान लगाया जा सकता है कि कितने का नुकसान हुआ होगा? मेरे हिसाब से तो अनुमान है कि इस मकान और इनकी जो जिस हिसाब से इनका काम धंधा है वो 60-70 लाख इनका नुकसान हुआ है। अच्छा, जैसा कि अभी आप बताइए 5:30 बजे से मतलब आग लगी है जी, और अभी आपका 9:30-10 के करीब में होने वाला है। अभी तक ये आग बुझी नहीं है। ये किसकी कमी है कि अभी तक आग उसी तरह जल रही है? भाई हमारे काशी नगरी में तो बहुत से सारे खर्चे हो रहे हैं विकास के नाम से, लेकिन कुछ थोड़ा सा सरकार इस फायर ब्रिगेड पे भी ध्यान दे दे। 2 गाड़ी दमकल आई और वो मानी नहीं, विकराल शांति नहीं हुई, बस आधे घंटे लिए शांत हुई, फिर जस का तस अपने पुराने वाली पे स्थिति पे आ गई। स्थानीय लोग किस तरीके से स्थानीय वाले ने बहुत मारे, हम लोगों ने पानी डाला, पाइप से डाला, हमने लोहे का रंबा से वो गेट लगा था, हमने उसको तोड़ा गया, उसको तोड़ के पानी दिया, लेकिन हिम्मत किसी के अंदर नहीं हो रही। जिस हिसाब से विकराल रूप थी, अगर कोई आदमी घुस जाता 5 मिनट के अंदर वो खुद ही भस्म हो जाता। आसपास के लोग कहाँ से पानी डाल रहे हैं? और आसपास से पड़ोसी से अपने छत से पाइप लगा के पानी डाल रहे हैं, लेकिन वो शांत नहीं होने वाला, क्योंकि उसपे वायर का तार है, प्लास्टिक है कि जल रहा है, पूरा विकराल, पूरा काला काला धुआं है, देख रहे हैं आप, मान ही नहीं रहा है। सिंधौरा थाना क्षेत्र के बरवा गांव में फूड पॉइजनिंग से 65 लोग बीमार हो गए। वाराणसी के सिंधौरा थाना क्षेत्र के बरवा गांव में फूड पॉइजनिंग से संबंधित एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक धार्मिक कार्यक्रम में प्रवचन के बाद सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया था। दोपहर में बना प्रसाद पनीर सिंथेटिक होने की आशंका जताई जा रही है। प्रसाद में पनीर चावल खाने से ग्रामीणों की हालत बिगड़ने लगी। वहीं 65 लोगों को बीमार होने की सूचना मिली है। गंभीर अवस्था में सरकारी अस्पताल में 27 मरीजों को भर्ती कराया गया है। पिंडरा के पीएचसी में उपचार के बाद जिला अस्पताल पंडित दीनदयाल उपाध्याय में कुछ लोगों को रेफर किया गया है। इसमें 12 बच्चों व किशोरी की स्थिति पहले से कुछ ठीक होने की जानकारी मिली है। वहीं मौके पर पहुंचे मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मरीजों का हालचाल लिया। वहीं कुछ लोग प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज करवा रहे हैं। कहाँ है? हाँ? रुक जाइए। सर, कुछ बच्चे यहाँ पे एडमिट है, फूड पॉइजनिंग का मामला बताया जा रहा है, क्या कुछ? जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि कल शाम को बरवा ग्राम और थाना सिंघौरा का ये घटना है, जिसमें कि एक प्रसाद के रूप में जो वहाँ पर भंडारा था, उसमें लोगों ने पनीर के द्वारा बनी हुई सब्जियाँ का सेवन किया था। और इसमें लगभग जो लोग पीड़ित हैं 12 बच्चे और 15 पुरुष मतलब एडल्ट हैं जो यहाँ पर हैं। बाकी हमारे पिंडरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एडमिट हैं। सभी स्वस्थ हैं, वक्त पे सभी को सारे इलाज और बोतल और साथ में ORS के पैकेट्स और साथ हमारे ड्रिप्स वगैरह लगाए गए। और जो उनमें से लायक नहीं थे PSC में, उनको यहाँ पर चिन्हित करके भेजा गया। समय पे एम्बुलेंस के द्वारा वो वक्त पे यहाँ पे आने पे स्वस्थ तुरंत उनके लाभ ट्रीटमेंट स्टार्ट हुए और वो सब स्वस्थ हैं। आज लगभग उनमें सभी डिस्चार्ज हो जाएंगे। सर, इसमें कितने बच्चे हैं और प्रथम दृष्टया क्या जानकारी निकलकर सामने आई है? प्रथम दृष्टया फूड पॉइजनिंग है, जो कि प्रसाद के रूप में वहाँ पर पनीर के साथ बनाई हुई चीज़ें थी, उसके कारण हुआ, जो कि सामूहिक रूप में लोगों ने सेवन किया है और अभी सब स्वस्थ हैं। ऐसा कोई चिंता की बात नहीं है। कुछ की हालत गंभीर भी बताई जा रही है? नहीं, गंभीर नहीं है, थोड़ा सा पानी की कमी है, उन्हें बाकायदे इलाज, कोई भी ऐसी क्रिटिकल स्टेज में नहीं है। लगभग कितने बच्चे होंगे? 12 बच्चे हैं और 15 एडल्ट हैं जो यहाँ पर, बाकी कुछ लोग वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिंडरा में। क्या हुआ था बरवा गाँव में?
कितने प्रॉब्लम ये थी कि हम लोगों के यहाँ साल भर में एक जो है कि भंडारा होता है, हर साल होती है, ये पहले से ही चलता आ रहा है। तो उस दिन भंडारा जब हो रहा था, मालूम नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई कि खाने के बाद सबको ये प्रॉब्लम आ गई है, उल्टी कुल्ला हो रहा है और पेट में दर्द है। कितने लोग हैं लगभग में जितने लोग खाए हैं उसमें से बस 15-20% ही सही होंगे, नहीं तो 80% सब दिक्कत में हैं, जहाँ जो खाएं सब। अस्पताल में कितने लोग भर्ती हैं? यहाँ 35 से 40 जन होंगे। बच्चे उसमें कितने? बच्चे यहीं 8-10 हैं। तो उसमें किसी की हालत गंभीर बताई जा रही है? नहीं, कल था हालत गंभीर, कल थी, लेकिन आज सब नॉर्मल में है। कल हालत बहुत सीरियस था, यहाँ तक कि मुझे तो रोने के लिए आ रहा था। हम साथ में ही आए थे, हमारे घर से भी 2 बच्चे आए हैं, भैया के हमारे लड़के, वो भी चले गए थे, वो सबका भी हालत बहुत सीरियस था। लेकिन आज कल से आज बहुत बेटर, बहुत सुधार है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। काशी का पहला सुपर स्पेशलिटी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, स्वास्थ्य से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान एक ही छत के नीचे। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, न्यूरो सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिक, कार्डियोलॉजी, ऑप्स एंड गायनेकोलॉजी, कैथ लैब, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मुफ्त इलाज एवं TPA की सुविधा, लेबोरेटरी सुविधा, ICU, NICU, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे की सुविधा, मेडिकल स्टोर, 24 घंटे चिकित्सकों की टीम मरीजों की सेवा हेतु तत्पर, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा। S17/329 रोडवेज वर्कशॉप के सामने कैंट, वाराणसी। मोबाइल 7081022111 7081044111। सिग्नेस लक्ष्मी हॉस्पिटल, चुने सबसे सुरक्षित, सबसे विश्वसनीय। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल, affiliated to CBSE New Delhi, with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11th. Most advanced physics lab, chemistry lab and biology lab, state-of-the-art computer lab, smart classes, music classes, art and crafts, experienced and dedicated faculty members, well-stocked library, indoor and outdoor games, regular cultural activities, safe transportation. Join us now and be a part of winning experience. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, Chetganj, Varanasi. स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, LKG to senior secondary 10+2, affiliated to CBSE New Delhi, situated on the bank of Holy River Ganga, state-of-the-art computer lab, smart classes for better understanding, physics practical lab, modern chemistry lab, special classes for music, playway method for fast learning, big playground for sports like basketball, etc. Permanent big stage for cultural activities,
better learning from experienced and trained teachers, safe and be sure transport facility. So join us today, Bal Vidyalay Madhyamik School, Campus, Prahlad Ghat and Padao, Dumri, Varanasi. Mobile 800-918-1549 and 9451938476 and 800-9181-568. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल सीबीएसई से मान्यता प्राप्त कक्षा 12 तक साइंस और कॉमर्स, जहां पर आपके बच्चों की शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण के नौनिहालों का परिचय अंकुरण। करना चाहते हैं अपने बच्चे का संपूर्ण विकास, तो आइए अंकुरण के साथ इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महानगर उद्योग व्यापार समिति द्वारा पारिवारिक होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। महानगर उद्योग व्यापार समिति द्वारा पारिवारिक होली मिलन रंगोत्सव 2023 पिपलानी कटरा स्थित पैलेस में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ गणेश वंदना से हुआ। सर्वप्रथम कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों को चंदन लगाकर, बनारसी दोपलिया टोपी पहनाकर, गुलाब की पंखुड़ियों से सभी का स्वागत अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में तुर्की में आए भूकंप से पीड़ित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा भेजे गए वाराणसी के एनडीआरएफ के जवानों का सम्मान करते हुए अंगवस्त्रम एवं पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। इसके उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में वृंदावन की बरसाने की होली का पारंपरिक आयोजन हुआ, जिसमें राधा कृष्ण की रासलीला ने सभी का हृदय मोह लिया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने आपस में गले मिलकर बनारसी ठंडई के साथ बनारसी चाट एवं बनारसी कचौरी, सब्जी व केसरिया जलेबी का लुत्फ उठाया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र, विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, सुरेश तुलसियान, अजय गुप्ता, विपिन मेहता, अंकित रस्तोगी, प्रेम कपूर, गौरव जायसवाल आदि लोग उपस्थित रहे। अशोक जी, किस तरह का कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है? देखिए, ये अपने व्यापार मंडल का सन 2018 से लगातार एक भव्य होली मिलन समारोह किया जाता है, जिसमें शहर के सभी बड़े उद्यमी, बड़े व्यापारी, गणमान्य नागरिक, जितने भी डॉक्टर्स हैं या और भी लोग हैं, आला प्रशासन के अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण के साथ हमारे व्यापार मंडल के जो हमारे साथ लोग अटैच्ड हैं, शहर के सारे व्यापार मंडल, सारे जगहों के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित रहते हैं। और ये त्यौहार, चूँकि ये खुशी का त्यौहार है, आपसी मिलन का त्यौहार है, बुराई पे अच्छाई की जीत का त्यौहार है, इसको हम लोग बहुत खुले मन से, खुले दिल से सब लोगों के बीच में मनाते हैं। इस बार इस कार्यक्रम में बरसाने की होली का कार्यक्रम जो लगातार हम लोग करते आए हैं, जो कि इस होली का विशेष आकर्षण रहता है, वो आज प्रस्तुत किया जा रहा है। आज हमारे बीच में शहर के माननीय मंत्री श्री दयाशंकर दयालु जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं, महाराष्ट्र के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अमरजीत मिश्रा जी, काशी प्रांत के अध्यक्ष श्री महेश चंद्र श्रीवास्तव जी, पूर्व कोषाध्यक्ष। आज सम्मान भी किया गया किसी का? देखिए, एक बहुत ही गौरव की बात है कि तुर्की, जो कि हमेशा भारत का विरोध करता आया है, आज वहाँ पे जब विपत्ति आई, हमारे केंद्र सरकार द्वारा वहाँ उनकी मदद के लिए अपने देश के एनडीआरएफ की टीम को भेजा गया। हमारे वाराणसी से 25 लोगों की टीम
वहाँ पे मदद के लिए गई थी। आज उस टीम के जवानों का हम यहाँ पे सबके सामने अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों के माध्यम से उनका सम्मान कर रहे हैं। उनको अनुमस्तम पहनाया गया एवं माल्यार्पण करके उनका स्वागत किया गया। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष ने कहा, अंबेडकर जयंती के लिए भी अनुदान मिलेगा। दुर्गा सप्तशती और रामचरितमानस का पाठ करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से दिए गए अनुदान की तर्ज पर अब आगामी भीमराव अंबेडकर जयंती को मनाने के लिए भी अनुदान मिलेगा। ये कहना है अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल का। दरअसल वाराणसी के सर्किट हाउस में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान अध्यक्ष ने बताया कि सभी सरकारी भवनों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र लगाए जाएंगे। इसके साथ ही साथ प्रदेश में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की ओर से पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति जनजाति के जातिगत जनगणना का भी दबी जुबान में समर्थन किया। आगामी 14 अप्रैल को मनाए जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म जयंती को प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में मनाया जाएगा। इसके लिए सरकार कुछ अनुदान की व्यवस्था भी करेगी। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान देने के लिए सरकार ने बड़े निर्णय लिए हैं। उत्तर प्रदेश में 10,358 अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन आदर्श ग्रामों में सारी मूलभूत सुविधाएं जो जीवन के लिए आवश्यक हैं वह उपलब्ध कराई जाएंगी और 1336 गांवों को, दलित बाहुल्य गांवों को डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम के रूप में विकसित किया जाएगा और जिसमें वाराणसी के 28 ग्राम इस समय चयनित हुए हैं जहां पर अंबेडकर उत्सव धाम बनेगा। वहां पर भी सब मौलिक अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और 25 लाख रुपए से एक सामुदायिक भवन का भी निर्माण किया जाएगा वहां के ग्रामवासियों की सुविधा के लिए। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान देने के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण करवा रहे हैं, जो केवल पत्थरों का स्मारक नहीं होगा जो मायावती ने बनवाया। यह डॉक्टर साहब अंबेडकर के विचारों पर आधारित एक सांस्कृतिक केंद्र होगा। मऊ के मोहम्मदाबाद गोहना के रोमिल फर्नीचर की दुकान पर जीएसटी की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। जनपद मऊ के मोहम्मदाबाद गोहना तहसील क्षेत्र में अनुसंधान शाखा आजमगढ़ संभाग और जीएसटी की संयुक्त 6 सदस्यीय टीम के साथ मोहम्मदाबाद गोहना स्थित जमीन बरामदपुर में रोमिल फर्नीचर शोरूम में टीम ने लगभग 2 घंटे तक छापेमारी की कार्रवाई की। छापेमारी कर टीम ने अभिलेखों को अपने साथ लेकर आजमगढ़ ले गई। संयुक्त आयुक्त विजय कुमार एसआईवी आजमगढ़ विजय कुमार झा के निर्देश पर विशेष अनुसंधान शाखा संभाग के डिप्टी कमिश्नर राजनाथ तिवारी, असिस्टेंट कमिश्नर एसआईबी प्रदीप कुमार, वाणिज्य कर अधिकारी लवकुश, शशि प्रकाश श्रीवास्तव और प्रमोद कुमार ने रोमिल फर्नीचर शोरूम पहुंचकर खरीद बिक्री के स्टॉक और प्रपत्र अभिलेखों का भौतिक सत्यापन किया। जांच उपरांत टीम ने सभी प्रपत्र अभिलेखों को अपने कब्जे में लेकर आजमगढ़ रवाना हो गए। अचानक रोमिल फर्नीचर के दुकान पर कार्रवाई को लेकर आसपास के व्यापारियों में हड़कंप मच गया। इस बाबत एसआईबी के डिप्टी कमिश्नर संभाग आजमगढ़ राजनाथ तिवारी ने बताया कि आज मोहम्मदाबाद तहसील क्षेत्र अंतर्गत रोमिल फर्नीचर की दुकान पर छापेमारी की गई है। यहां दुकान पर से रिकॉर्ड और अभिलेख के कागजात को संग्रहित किया गया है। दोनों का मिलान किया जाएगा। अभिलेखों की जांच के बाद जो भी कमी पाई जाएगी उसके अनुसार कार्रवाई होगी। हमारे साथ हम लोग कुल 5 अधिकारी हैं। मिस्टर प्रदीप कुमार असिस्टेंट कमिश्नर, मिस्टर प्रमोद कुमार चौधरी वाणिज्य कर अधिकारी, मिस्टर सी लवकुश जी वाणिज्य कर अधिकारी, श्री शशि प्रकाश जी वाणिज्य कर अधिकारी। इस प्रकार से हम कुल 5 अधिकारी हैं। यह जांच श्री विजय कुमार झा जेसी एसआईबी आजमगढ़ संभाग द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में की जा रही है। हम लोग यहाँ पर आए
आए और जो भी स्टॉक यहाँ पर है सारी स्टॉक की इन्वेंटरी बनाए हैं, उसकी एक प्रतियां इनको दे दिए हैं। जो भी यहाँ पर अभिलेख मिले हैं उनको संग्रहित किया गया है। इसके पश्चात आगे की विधिक कार्रवाई अब की जाएगी। तो सर यहाँ कुछ कमी भी मिली है ऐसा? अभी जो कमियां मिली है अभी सिर्फ स्टॉक को संग्रहित किया गया है, कुछ अभिलेख संग्रहित किए गए हैं। अब इनके जांचोपरांत ही ज्ञात होगा कि इनमें क्या कमियां प्रकाश में आती हैं। इनके लेखा पुस्तकों से सत्यापन के पश्चात प्रकाश में आएगा। श्री गवर्जा माता उत्सव समिति द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए श्री गवर्जा माता उत्सव समिति के अध्यक्ष प्रमोद कुमार बजाज ने बताया कि समाज की महिलाओं एवं कन्याओं के लिए आगामी 20 मार्च को शुभम लॉन में रंगारंग संधारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें राजस्थानी संस्कृति पंचतत्व की रंगारंग प्रस्तुति की जाएगी। वहीं आगामी 24 मार्च को गोलघर काशी गौशाला से शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए श्याम मंदिर पहुंचेगी, जहां मां गणगौर का पूजन किया जाएगा। इसके बाद पूजी गई गणगौर का लक्ष्मी कुंड में विसर्जन होगा। दीपक जी कब क्या होने वाला है? देखिए, जैसे कि गणगौर नाम से स्पष्ट है, गण का मतलब महादेव और गौर का मतलब गोरा पार्वती। तो यह गणगौर जो है महादेव और माँ पार्वती का उत्सव है, जो कि पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। काशी में इसका महत्व इसलिए ज़्यादा हो जाता है कि यहाँ बाबा विश्वनाथ स्वयं विराजमान हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं सज करके व्रत करती हैं। जो कुंवारी कन्याएं हैं, जो अविवाहित बच्चियां हैं, वो अपना मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए इस व्रत को करती हैं। साथ ही साथ जो सुहागिन स्त्रियां हैं, वो उनका सुहाग अखंड रहे, इस कामना से इस व्रत को करती हैं। भगवान भोलेनाथ और माता गौरा जो है, उनकी सभी मनोकामनाएं इस व्रत के माध्यम से पूर्ण करते हैं। गवर्जा माता उत्सव समिति की तरफ से परंपरागत पिछले 50 साल से ये कार्यक्रम होता जा रहा है। इस कार्यक्रम के कड़ी में 20 तारीख को सिंधारे का एक कार्यक्रम शुभम लान में हम लोग आयोजित कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे समाज की बहू और बेटियां विभिन्न कल्चरल प्रोग्राम प्रस्तुत करेंगी। इसके बाद 24 तारीख को एक हमारी शोभा यात्रा गौशाला गोलघर मैदान से निकलेगी, जो चौक गदुलिया गिरजाघर होते हुए श्री श्याम मंडल वाराणसी आएगी। और श्री श्याम मंडल वाराणसी के अंदर गवर्जा माता हमारी सुशोभित होंगी और उसके बाद हमारी औरतें उसका विसर्जन जो है गवर्जा का लक्ष्मी कुंड में करेंगी। क्या खास होगा इस बार? इस बार खास प्रोग्राम में हमारा ये है कि जो पंच तत्व हैं दुनिया में, पंच धातु, इसके ऊपर में हमारा जो ये कल्चरल प्रोग्राम है, उसी के बेस के ऊपर में ये कार्यक्रम हमारा किया जा रहा है। कितने तारीख को शोभा यात्रा निकलेगा? 24 तारीख को, 24 मार्च को ये यात्रा गोलघर गौशाला से निकल के और श्री श्याम मंदिर वाराणसी तक जाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी शाखाओं में 5 आयामों सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण, स्वदेशी भाव का जागरण एवं नागरिक कर्तव्य का बोध के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का लक्ष्य प्राप्त करेगा। शताब्दी वर्ष तक सभी मंडलों बस्तियों तक संघ की शाखाएं पहुंच जाएंगी। इसके लिए चरणबद्ध योजना तैयार कर ली गई है। समाज में विभेद के विरुद्ध विमर्श खड़ा करना तथा समरसता के लिए निरंतर प्रयास करना इस कार्य योजना का लक्ष्य है। ये बातें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ काशी प्रांत के प्रांत कार्यवाहक मुरली पाल ने विश्व संवाद केंद्र काशी कार्यालय पर बताए। ये हरियाणा के समलखा में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में सम्मिलित होने के पश्चात काशी लौटकर आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आगे बताया कि बैठक में जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का लक्ष्य प्राप्त करने में काशी प्रांत पूरे देश में अग्रणी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा पानीपत के समालखा स्थान में आयोजित की गई थी। उस प्रतिनिधि सभा के पश्चात काशी प्रांत में अपनी कार्यस्थिति तथा प्रतिनिधि सभा ने जो निर्णय लिया था उसके संबंध में एक प्रेस वार्ता आयोजित।
ठीक है सर। इस प्रेस वार्ता का जैसे आम जनमानस से या फिर आपके मतलब स्वयंसेवक में आगे क्या हो सकता है? देखिए, संघ स्वयं के लिए नहीं है बल्कि समाज के लिए। शाखा का काम व्यक्ति निर्माण का काम है। हम व्यक्तियों में संस्कार का भाव भरते हैं और व्यक्तित्व निखारते हैं। व्यक्ति निर्मित होगा तो परिवार निर्मित होगा, और परिवार अगर अच्छा होगा तो यह समाज बेहतर होगा, और समाज अच्छा होगा तो देश उत्तम होगा। इसी के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निरंतर 1925 से लेकर के अंत तक प्रयास कर रहा है, और अहर्निश प्रयास चलता रहेगा जब तक यह देश परम वैभव के शिखर पर न पहुंच जाए। चैनल के माध्यम से कोई संदेश है? चैनल के माध्यम से हम यही संदेश देते हैं कि समाज परिवर्तन का काम, जो समाज के अंदर अछूत अछूत, अगड़ा पिछड़ा इत्यादि का भाव है, समाज समरस बने। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही नहीं बल्कि इस देश में रहने वाले सभी लोगों का दायित्व है कि हर व्यक्ति के अंदर छुआछूत की भावना मिटे, सभी लोग एकजुट हों, और यह देश जो अंगड़ाई ले चुका है, जो अब दुनिया की निगाहें इस दृष्टि की ओर हैं कि हिंदुत्व के बल पर ही पूरे देश में ही नहीं किंतु दुनिया में विश्व कल्याण की भावना या शांति स्थापित की जा सकती है, ऐसा निकट भविष्य में हमें देखने को मिला है। संघ उसी के लिए सतत प्रयत्नशील है। राजघाट पर आयोजित काशी फ्यूजन म्यूजिक फेस्टिवल की दूसरी निशा में कई प्रस्तुतियां हुई। जल से जलवायु तक, अचला से आकाश तक, घर से घाट तक, प्रयोग से प्रताप तक और बेंगलुरु से बनारस तक, सब कुछ सुरीला, सजीला और सशक्त। ये अनूठी संगीतमय यात्रा उन सभी ने की जो गुरुवार की शाम राजघाट पर मौजूद थे। उन्हें सफर पर ले गए बेंगलुरु के 5 सितारे, जिनका परिचय स्वराथमा बैंड है। काशी फ्यूजन म्यूजिक फेस्टिवल की दूसरी शाम की दूसरी पेशकश लेकर मंचासीन हुए वासु दीक्षित और उनके साथियों ने फ्यूजन बैंड की नई परिभाषा से परिचय कराया। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। विद्युत कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर 72 घंटे की शुरू की हड़ताल, जनता हुई परेशान, वहीं हेल्पलाइन नंबर हुए जारी। शहर के कई इलाकों सहित डीएम कार्यालय पर बिजली आपूर्ति रही ठप, कई सबस्टेशन निर्बाध रूप से चल रहे। विद्युत कर्मियों की हड़ताल को लेकर ऊर्जा मंत्री ने कहा, जनता हुई परेशान तो एस्मा के तहत होगी कार्रवाई। और जयपुरा थाना अंतर्गत औसानगंज स्थित बिजली सामान कारोबारी के मकान में लगी भीषण आग। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।